और चलिए टॉकिंग पॉइंट में खबरों की शुरुआत करते हैं। साल 2024 देश की राजनीति के लिए बेहद अहम है। कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी जो तैयारियां हैं बीजेपी ने तेज कर दी है। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सभी महासचिव शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के एजेंडे और पार्टी की रणनीति पर मंथन किया गया। इस बैठक में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी चर्चा की गई। 22 जनवरी से पहले लगातार बीजेपी एक अभियान के तहत नए लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, जिसकी जानकारी जेपी नड्डा ने महासचिवों से ली है। तो देखिए एक बड़ी बैठक, इस बैठक में तमाम चीजें की गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी चर्चा की गई। तो 22 जनवरी से पहले लगातार बीजेपी एक अभियान चलाएगी। और अभियान क्या होगा? अभियान ये होगा कि नए लोगों को जोड़ा जाए। इस अभियान के तहत नए लोगों को जोड़ेगी और यही जानकारी जेपी नड्डा ने महासचिव से ली है कि किस तरह से लोगों को जोड़ा जाएगा और खास तौर पर पूरे देश को राममय बनाया जाएगा। राम मंदिर की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह नजर आ रहा है। तो इसी बीच पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ ने राम मंदिर को लेकर एक बयान दिया है और बीजेपी पर निशाना साध दिया। कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर सभी का है, बीजेपी के पास इसका कोई पट्टा नहीं है, श्रेय लेने की होड़ है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बीजेपी की सरकार है तो उसकी ये जिम्मेदारी है। तो देखिए लगातार जो है एक के बाद एक वार और पलटवार होते जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो पलटवार किया है वो कमलनाथ ने किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि राम मंदिर सभी का है, बीजेपी के पास का कोई पट्टा नहीं है, श्रेय लेने की होड़ है। वो साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि श्रेय लेने की होड़ लगाई जा रही। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद बीजेपी की सरकार है, तो ये उसी की जिम्मेदारी। आइए सुनते। देखिए सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, कभी ना कभी जाऊंगे। लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को उतारने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और 3 बार सांसद रह चुके नेताओं को टिकट जो है नहीं देने पर बात हो। 3 बार जो सांसद रह चुके नेताओं को टिकट नहीं देगी। कमजोर प्रदर्शन वाले सांसदों पर भी अब तलवार लटकी हुई है। मध्य प्रदेश की जो 10 सीटें हैं उन पर बीजेपी नए चेहरों को उतार सकती है, ये भी प्लान है। पार्टी ने शुरू कर दिया है प्रत्याशियों की तलाश के लिए एक सर्वे, यानी कि सर्वे होगा और उसी के थ्रू जो है पार्टी डिसाइड करेगी कि किन्हें टिकट देना है, किन्हें टिकट नहीं देना है। तो मध्य प्रदेश की 29 संसदीय सीटों में से 5 खाली इन सीटों पर जो चेहरे बदल सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो 29 संसदीय सीटों पर ये बातचीत हो रही है, कहां पर जो है सीटों पर टिकट बदलने हैं, चेहरे बदलने हैं, ये भी खास तौर पर जो है जानकारी ली जाएगी, सर्वे किया जाएगा। और चलिए आपको बता देते हैं कौन कौन सी सीटें वो हैं जिन पर चेहरे बदल सकते हैं। तो देखिए ग्वालियर से विवेक नारायण शेजवलकर है, जिनके चेहरे को बदला जा सकता है, यानी कि ग्वालियर से कोई नया कैंडिडेट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और सागर से बात करेंगे। सागर से राज बहादुर सिंह है, इनके भी नाम को लेकर शायद आपत्ति हो सकती है, इनका भी चेहरा बदला जा सकता है। रीवा से जनार्दन मिश्रा, जिनके नाम पर आपत्ति हो सकती है, ये भी कोई नए चेहरे के लिए यहां पर नाम प्रस्तावित हो सकता है। तो जनार्दन मिश्रा रीवा से। इसके अलावा अगर हम बात करें भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जी हां, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के कुछ ऐसे बयान रहे जिनसे प्रधानमंत्री खुद भी सहमत नहीं रहे, तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी बदला जा सकता है, ये भी कयास है। अब बात करते हैं विदिशा की। विदिशा से भी रमाकांत भार्गव के चेहरे पर शायद एक बार विचार किया जाएगा, इनके चेहरों को बदला जा सकता है, यानी कि कोई नया कैंडिडेट यहां से उतारा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी यहां से नया कैंडिडेट उतार सकती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी हसदेव भी जा सकते हैं। यहां जंगल कटाई लगातार एक बड़ा मुद्दा रहा है। राहुल हमेशा से अपने भाषणों में हसदेव का जिक्र करते रहे, तो ऐसे में संभावना क्या है? संभावना ये कि वो हसदेव जाएंगे, वहां लोगों से मुलाकात करेंगे, तो प्रदेश में रहेंगे और 536 किलोमीटर तक की यात्रा राहुल करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की ये पहली यात्रा होगी।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा है। छत्तीसगढ़ में वो 536 किलोमीटर तक की एक बड़ी दूरी, एक लंबी दूरी तय करने वाले हैं और हसदेव जाने वाले हैं, लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। जंगल कटाई को लेकर वहां पर बहुत चर्चा है, तो ऐसे में उनका वहां पर जाना एक राजनीतिक मुद्दे को बड़ा कर सकता है। चलिए समझाते हैं आपको कि सुर्खियों में क्यों है हसदेव। चलिए बताते हैं आपको। हसदेव में कोयले का एक बड़ा भंडार मिला है। केंद्र सरकार ने खदान की माइनिंग के लिए नीलामी कर दी और नीलामी होते ही खनन कंपनी ने अपना काम भी शुरू किया। खदान के लिए पेड़ों को बड़े तादाद में काटा गया। जी हां, खदान के लिए चूंकि पेड़ों की कटाई की गई, एक बड़ा मुद्दा बना। ग्रामीणों ने पेड़ों की कटाई के विरोध में आंदोलन कर दिया। हसदेव जंगल नदी पर 10,000 लोग आश्रित हैं। चूंकि हसदेव जंगल, इसी पर इनकी जीविका है। हसदेव के लिए 2 सालों से ये लोग लगातार आंदोलन चला रहे। हसदेव जंगल 3 राज्यों की सीमा से लगता है, तो राजनीति का भी एक बड़ा केंद्र बिंदु ये बन चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू होगा। इसमें सरकार अप्रैल से लेकर तो जुलाई 2024 तक के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। हालांकि साल 2024-25 का जो बजट मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा और इसके साथ ही साल 2023 और 24 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। 19 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र की अधिसूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है। सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। राज्यपाल का अभिभाषण पहले दिन यानी कि 7 फरवरी को होगा, जिस पर आने वाले 2 दिनों तक चर्चा होगी और इसके बाद द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो 9 बैठकें होने वाली हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र, बजट सत्र हमेशा से ही महत्वपूर्ण होता है और 9 बैठकें इस बजट सत्र के दौरान होने वाली है। 19 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा और 13 दिन का सेशन है, यानी कि 13 दिन तक लगातार जो ये बैठक होती रहेगी। 9 बैठकें इसमें होंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के किसान के लिए एक अच्छी खबर है। खबर क्या है आपको बताते हैं। राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त, जी हां, चौथी किस्त जारी होगी। बीजेपी सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। चौथी किस्त की राशि कांग्रेस ने किसानों को नहीं दी थी, उस पैसों को भी हमारी सरकार देने वाली है। तो इस पर कांग्रेस ने साव पर पलटवार कर दिया। कांग्रेस के जो संचार प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने कहा है कि न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों का यह अधिकार है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस राशि की व्यवस्था पहले कर दी थी। अब बीजेपी बोल रही कि हम चौथी किस्त देंगे, ये किसानों का हक है, कोई खैरात नहीं। तो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि इसकी राशि की तो व्यवस्था हमने पहले कर दी थी। क्योंकि अब सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी पर अब ठीकरा फूटेगा, क्योंकि लगातार वो ये कहते रहे। लेकिन चलिए सिलसिलेवार ढंग से सुनाते हैं किसने क्या कहा। सबसे पहले सुनाते हैं डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा। किसानों का जो वाजिब हक है वो मिलेगा। सरकार बदलने से किसी का हक समाप्त नहीं होता है और निश्चित रूप से किसानों का जो हक है, हक की राशि हमारी सरकार निश्चित रूप से देगी। किसानों का जो वाजिब हक है वो मिलेगा। सरकार बदलने से किसी का हक समाप्त नहीं होता है और निश्चित रूप से किसानों का जो हक है, हक की राशि हमारी सरकार निश्चित रूप से देगी। छत्तीसगढ़ में नए दिलचस्प समीकरण देखने को मिल रहे हैं। हाँ, समीकरण बहुत अलग है। बात करेंगे समीकरणों की, तो क्या समीकरण है आपको बता दें। समीकरण है जेसीसी-जे के अध्यक्ष अमित जोगी ने दिल्ली में वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात की। जी हां, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात, कई मायने इस मुलाकात के। इस मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई और ये तस्वीरें सामने आती, सियासी गलियारों में भी कयासों का दौर शुरू हो गया। इस मुलाकात के बाद अमित जोगी के बयान ने इन संकेतों को और हवा दे दी। जोगी कांग्रेस के बीजेपी में विलय की अटकलें लगाई जा रही हैं और इस सवाल के जवाब में अमित जोगी ने कहा कि जो भी प्रदेश हित में निर्णय होगा वो पार्टी लेगी। चलिए आपको बताते हैं, अमित जोगी से बात की हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे। इस समय जेसीसी-जे के अध्यक्ष अमित जोगी हैं, जो अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात किए हैं। अमित जी, मुलाकात सामान्य थी या कुछ इसके पीछे और है? बिल्कुल सामान्य थी, शिष्टाचार भेंट थी और नया साल है। नए साल के उपलक्ष्य में ऐसा तो है नहीं कि पहली बार मैं उनसे मिला हूँ, मिलते रहा हूँ और एक शिष्टाचार भेंट थी। अभी लेकिन छत्तीसगढ़ की परिस्थिति अलग है। बीजेपी की सरकार आ गई और लगातार
कांग्रेस ये आरोप लगाती है ये कि जेसीसी जो है बीजेपी की बी टीम है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप जो मुलाकात किए फिर से वही चर्चा होने लगी। मैं तो स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूं कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी और इससे ज़्यादा और कुछ मैं इस स्तर पे अभी नहीं बोलूँगा। क्या जोगी कांग्रेस और बीजेपी में विलय होने जा रहा है? देखिए, जो भी प्रदेश हित में निर्णय होगा वो पार्टी लेगी और आगे भी हम लोग जैसे कि पहले से छत्तीसगढ़ के हित में लड़ते आए हैं, जो भी छत्तीसगढ़ और देश हित में होगा उस हिसाब से आगे काम करेंगे। माना जाए मतलब कि विलय हो सकता है, देखिए संभावना, क्योंकि नहीं, अभी मैं इफ्स एंड बट्स में नहीं जाऊंगा। जो जहां तक मेरी कल की मुलाकात की बात है, मैं ये इतना ही कहूंगा कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी। ये थे हमारे साथ जेसीसी के अध्यक्ष अमित जोगी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी निर्णय होगा वो हम बाद में तय करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से अमित शाह से मुलाकात किया है, चर्चा जोरों पर है कि जल्द ही बीजेपी और जेसीसी जो है बीजेपी में विलय हो सकता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो मुलाकात की ये तस्वीरें बेहद खास है और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। तो आपको बताते कि आखिरकार इस मुलाकात के मायने क्या है। जी हाँ, आप बताते हैं। विरासत बचाने की कोशिश में अमित जोगी दिखाई दे रहे हैं। जेसीसी जे का बीजेपी में विलय हो सकता है। जी हाँ, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अमित जोगी और 24 में बन सकते हैं बीजेपी का एक बड़ा आदिवासी चेहरा। आदिवासी बेल्ट में बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। तो देखिए, कई समीकरण हैं और ये दिलचस्प समीकरण है। लगातार पहले से ये कहा जा रहा है, चुनाव से पहले से बीजेपी की बी टीम इसको कहा जाता था। वो कारण अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। क्या अमित जोगी की वजह से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ, बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ? लेकिन ये मुलाकात बहुत कुछ कह रही है, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है और शायद इसके मायने ये भी हो सकते हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक जो बड़ी कामयाबी मिली है उसकी चर्चा कर लेते हैं। राजधानी भोपाल में मुस्लिम बहुल वार्ड में जीत मिली है बीजेपी को। जी हां, बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है मुस्लिम बहुल वार्ड में 25 सालों के बाद। 25 साल, देखिए ध्यान रखिए, 25 सालों के बाद वार्ड क्रमांक 41 भोपाल का, जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और यहां पार्षद चुने गए बीजेपी के रेहान सिद्दीकी, जिन्होंने 2620 वोटों से जीत दर्ज की। तो मुस्लिम इलाकों में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। देखिए कैसे ये गणित देखिए, 25 साल बाद वार्ड क्रमांक 41 में बीजेपी का पार्षद जीता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है बीजेपी के लिए, क्योंकि मुस्लिम इलाका है। 25 सालों तक अभी तक कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट जीत नहीं पाया था, चाहे फिर बीजेपी की सरकार ही क्यों न रही हो। लेकिन अब जब 25 सालों के बाद वार्ड 41 में बीजेपी का पार्षद जीता है, बहुत कुछ कह रहा है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम इलाकों में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है। चलिए सुनाते हैं मंत्री विश्वास सारंग का क्या कुछ कहना है। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये उसके प्रति 41 नंबर की जनता का विश्वास है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 41 नंबर की जनता ने डॉक्टर रेहान को अपना पार्षद चुना है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग कहते हुए नजर आए, खुश भी बेहद है और उनका कहना है कि धन्यवाद उन तमाम लोगों का जिन्होंने वोट देकर इनको जिताया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर पार्षदों के उपचुनाव में देखने को मिला है, जहां 22 सीटों में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 16 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ 3 सीटों पर ही कांग्रेस का खाता खुल पाया है। तो वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना परचम लहराया। जी हाँ, और जैसे कि हमने आपको बताया, सबसे हाई प्रोफाइल सीट जिसके बारे में भोपाल के वार्ड क्रमांक 41, जहां बीजेपी के रेहान सिद्दीकी ने कांग्रेस के मोहम्मद फहीम को 2620 वोटों से पराजित किया। इसके साथ ही निकाय उपचुनाव में पन्ना की बात करें, राजगढ़ की बात करें, ये दोनों ही सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी ने निर्विरोध जीत हासिल की है, बड़ी बात है। तो वहीं कटनी और धार में 2-2, भोपाल, मंडला, नरसिंहपुर, यहां पर एक-एक सीट पर बीजेपी का बोलबाला था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शाहजहांपुर की फिजा खराब करने वाले 24 उपद्रवियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जी हां, बड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस दिखाई दी। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इलाके में अब भी धारा 144 लागू है। दरअसल राम श्याम फेरी पर पथराव किया गया था, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे।
वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। यह घटना सोमवार रात करीब 8:30 बजे की है। अब भी भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है। मौके पर शांति बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है और इसी कड़ी में आरोपियों की पहचान पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। कल जो मामला पंजीबद्ध किया गया था उसमें 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और शेष लोगों की धरपकड़ का कार्यक्रम चल रहा है। अभी शहर में विभिन्न स्थानों पे फिक्स पिकेट लगाए गए हैं और लगभग 8 पेट्रोलिंग पार्टियां हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। क्षेत्र में भी शांति है, शांति की व्यवस्था कायम है। संगीत जगत के सरताज उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। दुखद खबर आ रही है। कोलकाता के एक हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। राशिद खान प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे और उन्हें पिछले महीने ही सेरेब्रल अटैक आया था। 22 नवंबर से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राशिद खान का जन्म 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वो रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखते थे। अपने संगीत की कला के लिए उन्हें साल 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जाने माने पंडित भीमसेन जोशी ने राशिद खान को भारतीय संगीत का भविष्य बताया था। राशिद खान ने आओगे जब तुम ओ साजना और इसके साथ ही बंजा गली बनारस की और तोरे बिना मोहे चैन नहीं, ये बहुत ही लोकप्रिय गाने रहे। इन गानों को अपनी आवाज राशिद खान ने दी थी। आओगे जब तुम साजना, ये गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ। और चलिए अब रुक करेंगे खेल की खबरों का। इंदौर में 14 जनवरी को भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। होलकर स्टेडियम में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इंदौर का होलकर स्टेडियम हाई स्कोरिंग मैच के लिए मशहूर रहा है और यही कारण है कि क्रिकेट फैंस में भी मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि इंदौर के तेज गेंदबाज आवेश खान को भी प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। मैच को देखने के लिए सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी इंदौर आने की संभावना है। स्टेडियम में तैयारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह। साल की पहली T20 सीरीज भारत और अफगानिस्तान के बीच में खेली जानी है और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। 11 तारीख को पहला मैच खेला जाएगा और उसके बाद जो दूसरा मैच है 14 तारीख को वो इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। होलकर स्टेडियम में तैयारी में अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ होलकर स्टेडियम पर। आप यहाँ तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो ग्राउंड है उसको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। पिच क्यूरेट यहाँ पर जो पिच है वो बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि 14 तारीख को मैच है और माना जाता है कि जो होलकर स्टेडियम है वो हाई स्कोरिंग के लिए भी जाना जाता है। तो 14 तारीख को मैच है जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि जो इंदौर के आवेश खान है वो भी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। तो ये वो तैयारियाँ हैं। बस इंतज़ार है तो 14 तारीख का, और उससे पहले की ये तैयारियां हैं। यहाँ पर जो ग्राउंड है उसको बना लिया गया है और जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले बार आईसीसी ने पिच को लेकर सवाल खड़े किए थे और उस पिच को लेकर भी अब विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ग्राउंड है ये पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो प्रदेश के मुखिया हैं मोहन यादव, वो खुद यहाँ पर मैच देखने के लिए पहुँचेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर पहुँचेंगे। जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं, उसके साथ ही ग्राउंड के आसपास ड्रोन उड़ान की अनुमति नहीं है। सीसीटीवी कैमरों से यहाँ पर निगरानी भी रखी जाएगी। तो बस इंतजार है तो 14 तारीख का, जब यहाँ पर भारत और अफगानिस्तान के जो धुरंधर है वो भिड़ते हुए दिखाई देंगे और एक रोमांचक मैच इंदौर में होने वाला है। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ अखिलेश सिंह, बंसल न्यूज। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार 9 जनवरी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए। जहां इसमें 5 कोच को द्रोणाचार्य तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 3 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया। टूर्नामेंट के शुरुआती 4 मैच नहीं खेलने के बावजूद शमी 24 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर रहे हैं। बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस जोड़ी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और एशियन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया।
भारतीय विमेंस खो खो टीम की कप्तान नसरीन शेख को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अदिति गोपीचंद स्वामी को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अदिति ने 5 अगस्त 2023 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन बनकर एक इतिहास रच दिया था। हाल ही में शतरंज ग्रैंड मास्टर्स बनी आर वैशाली को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 जनवरी को राम भक्तों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। अयोध्या में सालों तक टेंट में रहने वाले रामलला अब अपने भव्य राम मंदिर में विराजने जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनने की जो पटकथा है वो काफी उलझी हुई लग रही है। कानूनी जंग दशकों तक चली और जिला अदालत से लेकर तो हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक के मामला गया। आखिरकार राम भक्तों के पक्ष में फैसला आया, उनकी जीत हुई। विवादित ढांचा गिराने से लेकर तो भव्य राम मंदिर बनने तक के सफर में एक काले रंग के बंदर की भूमिका को भी कुछ लोग दैवीय शक्ति मानते हैं। यह भी कहा जाता है कि हर जगह वो बंदर देखा गया था। 1 फरवरी 1986 को अयोध्या के देश दुनिया की नजर फैजाबाद जिला अदालत के फैसले पर टिकी थी। खचाखच भीड़ में अदालत में मौजूद लोगों की नजर एक काले रंग के बंदर पर टिकी थी, जो फैसले के वक्त वहीं मौजूद था। और यह दावा किया जाता है कि वो बंदर अदालत में सुनवाई शुरू होने से लेकर तो जिला जज के एम पांडे यानी कि कृष्ण मोहन पांडे के घर जाने तक हर जगह पर देखा गया। जज ने फैसला सुनाते हुए विवादित मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया था और जब जज साहब फैसला पढ़ रहे थे तब भी वो काला बंदर चुपचाप बैठा हुआ था। फैसले के बाद उस काले बंदर को वहां से जाते हुए देखा गया। उस वक्त के जिला जज के एम पांडे ने 1991 में छपी अपनी आत्मकथा में ये लिखा है, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा था। और फैसले के बाद जब वो डीएम और एसएसपी मुझे मेरे घर पहुंचाने आए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया, जिसे देखकर मैं हतप्रत हो गया। मैंने उसे कोई दैवीय शक्ति मानकर प्रणाम भी किया था। हालांकि ऐसा दावा किया जाता है कि फैसला सुनाने और फिर ताला खुलने के बाद उस काले बंदर को कहीं नहीं देखा गया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के सोने के दरवाजे की एक पहली तस्वीर सामने आई है। 13 और दरवाजों पर भी काम चल रहा है। बता दें कि 42 दरवाजों पर 100 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई जाएगी। ये दरवाजे सागौन की लकड़ी से बने हैं, जिनमें हैदराबाद के कारीगरों ने सोने की नक्काशी की है। तो दिन भर की खबरें जो कि टॉकिंग पॉइंट बनी रही वो आज आपने सुनी। और टॉकिंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ध्यान रखिएगा कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई और ताजा खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।